स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म प्राणियों में प्रजनन के बारे में है। और जितने चैप्टर हैं इन सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट। और उससे पहले हमने 11th क्लास की भी बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर अप कर रखा है, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th बायोलॉजी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। आज का हमारा पहला सवाल है कि ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, मतलब कौन से ऐसे दो स्टेटमेंट है जो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों के लिए ही सही है। तो जब हम पहला देखते हैं, पहला दे रखा है कि हमें गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो अगर नॉर्मली हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है कि ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा का रिप्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे भी फ्यूजन हो रहा है? फ्यूजन तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है। एक पेरेंट सेल था जो कि डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल्स में सीधे सीधे, दैट्स इट। तो इसका कुछ पार्ट इसको जरूर मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है एंड इस डॉटर सेल को भी मिल रहा है, लेकिन फ्यूजन तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो ये दोनों के लिए तो हम सही नहीं बोल सकते, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स टेक्स प्लेस। अभी वही बात कही, ट्रांसफर तो हो रहा है ना, यहाँ पे जो था यहाँ से यहाँ आ रहा है बन करके, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस। रिडक्शन डिवीजन हम कहते हैं मियोसिस को, और मियोसिस को हो मियोसिस एज अ रिडक्शन डिवीजन। और मियोसिस जब होता है, अर्धसूत्री डिवीजन जहां पे भी होता है वहां पे प्लॉइडी बदल जाती है। हेप्लॉइड अगर रहेगा तो हेप्लॉइड के लिए हम एन बोलते हैं, तो n/2 हो जाएगा, और अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड बन जाएगा n। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो इसकी प्लॉइडी है, अगर इसकी प्लॉइडी 2n है, तो यहाँ पे भी इन दोनों की भी प्लॉइडी 2n ही होगी। इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मियोसिस नहीं हो रहा है, बस नॉर्मली डिवीजन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी असेक्सुअल के केस में गलत हो गया। And then progeny has some resemblance with parents. Yes, in both the cases the progeny or the offspring have resemblance with parents. So the correct answer is C. Now moving to the next question. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, जो प्रोजेनीज बनती हैं, उनको हम क्लोन कहते हैं। लेकिन सेम क्लोन टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोजेनीज को, उसके ऑफस्प्रिंग्स को हम नहीं बोल सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हम उनको? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो हमारे पास क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स हो रहा है और साथ ही मायोसिस हो रहा है। एंड देन मायोसिस हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनके पास पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए तो रहेगा नहीं, उनका अपना सिंथेसिस भी होगा। कुछ मदर का कैरेक्टर होगा, यानी कुछ फीमेल का कैरेक्टर होगा, कुछ मेल का कैरेक्टर होगा, और तब जाकर के एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग के पास अपनी यूनिक एक आइडेंटिटी भी होती है, वो आइडेंटिटी पेरेंट से भी मिलती है और दोनों पेरेंट से मिलती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। दे डू नॉट पोजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन हो रहा है। तो बाइनरी फिजन किसमें किसमें हो सकता है? तो ये देखो, बाइनरी फिजन इज अ काइंड ऑफ वेरी वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। सारे यूकैरियोट्स में तो ये होगा नहीं, क्योंकि उसमें प्राइमेट्स भी आते हैं। एंड देन सारे प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्पंजेस भी आते हैं, और स्पंजेस में जो बनता है वो जेम्यूल्स बनता है। देन ईस्ट आएगा, तो ईस्ट भी उसमें बडिंग होती है, तो यहाँ पे हम नहीं बात कर सकते हैं। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ यूकैरियोट्स में और कुछ प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कुछ कथन दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हमें बताना है कौन सा सही है।
ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स। जितने भी हर्माफ्रोडाइट्स हैं वो दो इंडिविजुअल नहीं होते। हर्माफ्रोडाइट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्धवर्म है जो हमने 11th में भी करा है। तो उसमें दो अर्धवर्म की जरूरत नहीं होती, लेकिन समटाइम्स दे डू कॉप्युलेट एंड समटाइम्स दे डू नॉट। तो अगर एक साथ ग्रो कर गए उनके दोनों गोनैड्स, तो फिर तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की दूसरे वाले अर्धवर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तब दूसरे की जरूरत पड़ेगी। एंड देन नेक्स्ट इज कि कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें कि फ्लावर आते हैं, दोनों टाइप के फ्लावर आते हैं, पिस्टिलेट भी आते हैं और जो स्टैमिनेट है वो भी आते हैं, दोनों टाइप के आते हैं फ्लावर्स। तो एक फ्लावर में दोनों पोर्शन नहीं है, लेकिन अलग अलग फ्लावर में ये दोनों पोर्शन है। तो एक ही, जिसको हम जिटनोगैमी भी बोल रहे हैं, तो जिटनोगैमी वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन एक ही प्लांट पे ये चीजें हो रही हैं। तो हम इसको नहीं बोल सकते कि दो अलग इंडिविजुअल की जरूरत है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। एंड नेक्स्ट दे रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगभग हर समय गैमेटिक फ्यूजन होता है। बिल्कुल हर बार होता है गैमेटिक फ्यूजन मेल और फीमेल का, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, होता हमेशा ही फ्यूजन है। देन मियोसिस कभी नहीं होता। ये तो बिल्कुल एकदम यहाँ पे जहाँ नेवर पढ़ लिया बस यहीं पे समझ गए कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 11th में सीधे सीधे लिखा है कि मियोसिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट दे रखा है हमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हम ह्यूमन को भी देख सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी में। सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा है जिसकी लाइफ साइकिल है, मियोटिक डिवीजन भी हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो रहा है। द एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गा हैज, इसके पास क्या है ऐसा जो इसके पास मियोटिक डिवीजन भी हो रहा है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस की बात की थी। आप 11th के वीडियो लेक्चर्स को देखो, वहां पे पता चलेगा कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं ये। तो इसके पास हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स होंगे एंड देन हैप्लॉइड गैमेटिंगिया भी होगा। जितने भी गैमेटिंगिया होंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है हमें कि 12 क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, मेल गैमेट की न्यूक्लियस में। ध्यान देना यहाँ पे मेल गैमेट लिख रखा है पहले ही, मेल गैमेट है ना, तो गैमेट यानी कि n इज इक्वल्स टू 12। तो हमें बताना है कि फीमेल गैमेट में कितना होगा, 12 ही होगा, बिल्कुल क्लियर है। देन जाइगोट में कितना होगा, जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन हो चुका रहता है मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है। एंड सेल्स ऑफ सीडलिंग, ठीक है जी। तो इसकी बात करें तो ये 12 दे रखा है, तो जाइगोट जो फॉर्म होगा वो 2n फॉर्म होगा, तो 24 क्रोमोसोम्स। और सेल्स ऑफ सीडलिंग विल आल्सो हैव 24 क्रोमोसोम्स, क्योंकि वो सोमैटिक सेल्स होंगे। तो जितने सोमैटिक सेल्स होते हैं वो 2n होते हैं, मतलब जहाँ पे भी n और 2n की बात होती है वो 2n होते हैं। एंड देन गैमीट में अगर 2n है बॉडी तो n होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं 12, 24 एंड 24। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। मेल गैमेट्स भी बाहर है, फीमेल गैमेट्स भी बाहर है, और दोनों फ्यूज कर गए हैं और वहां पे ही नए जो ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेल और फीमेल गैमेट जो होता है एक साथ रिलीज होता है। इस बारे में जरा अगर हम ध्यान दें कि एक साथ रिलीज नहीं होगा तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट को अप्रोच नहीं करेगा, फीमेल गैमेट मेल गैमेट को अप्रोच नहीं करेगा, तो फिर फ्यूजन होगा नहीं, तो रिप्रोडक्शन बाधित हो जाएगा, प्रजनन की प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो दोनों का एक साथ होना तो बिल्कुल जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया जी। एंड देन नेक्स्ट हमें दे रखा है कि जो ओनली फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू मीडियम, अगर कम रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। 6 अगर गैमेट मेल रिलीज हुआ है और 6 फीमेल हुआ है, हो सकता है हवा बहा के लेके चली जाए पानी के धार के साथ,
बेसिकली हवा कहना गलत होगा यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बेसिकली वाटर एक मीडियम का काम करता है, मीडियम के थ्रू ही ये लोग मिलते हैं। तो वो मीडियम हो सकता है बहाव के साथ कहीं और बह जाए, तो 6 अगर होगा तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 600 है और 6 दोनों तरफ मेल और फीमेल गैमेट 600 या 6000 है, तो 1 2 4 5 10 मिलने की संभावना है। तो वहां से जो रेस है धीरे बढ़ेगी, लेकिन जो लाइफ की रेस है वो चलते रहेगी ना उस ऑर्गेनिज्म की। तो गैमेट्स तो बहुत सारे रिलीज होते होंगे मीडियम में, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट बिल्कुल भी। नेक्स्ट दे रखा है वाटर इज द मीडियम इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस, इट इज करेक्ट। अभी मैंने बताया कि वाटर एक मीडियम होता है। And then offspring's result of external fertilization have better chance of survival than formed inside an organism। अब इसको इस तरीके से सोच के देखो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बाहर में छोटे बच्चे हैं, उनका देख रेख करने के लिए कोई नहीं है, तो वो ज्यादा प्रेडेटर से सुरक्षित रहेंगे या एक माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा ज्यादा सुरक्षित होगा? जाहिर सी बात है कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा ज्यादा सुरक्षित होगा, चाहे वो माँ का गर्भ हाथी का हो, इंसान का हो, शेरनी का हो, चीता का हो, किसी का भी हो, तो वहां पे ज्यादा वो सुरक्षित है। अगर होगा तो दोनों को एक साथ होगा, माँ और बच्चे दोनों को एक साथ होगा। तो जो सुरक्षा का लेवल है, जो इनसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोल रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कम हो जाएगा। वैसे ही जो एग्स होते हैं, हैच करते हैं और टेडपोल बनाते हैं फ्रॉग के केस में, उन टेडपोल्स पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फीड कर जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। लेकिन यही अगर वो मेंढकिया के अंदर हो रहा होता, उसके शरीर के अंदर हो रहा होता, तो उसका एक फ्रॉग भी होता तो बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से उसका पार्चुरेशन होता, उसका बर्थ होता, तो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहता वो, उसको ध्यान देने के लिए उसकी माँ उसके साथ होती। पर यहाँ पे तो ऐसा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई सीन नहीं है, तो ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ पे होंगे, चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम कहाँ पे होगा? yes, that is in external fertilization. So we get to know the correct statement about external fertilization, that is first and third, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी बनता है। Now moving to the next question, हमें दे रखा है कि सिमिलैरिटी बताना है एंजियोस्पर्म के एग में और ह्यूमन एग में। तो एंजियोस्पर्म का एग यानी कि ये जो दिख रहा है हमें स्क्रीन पे, एंड देन नेक्स्ट ह्यूमन एग कुछ ऐसा। तो दोनों अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों स्टैटिक है, बिल्कुल एक जगह स्टेशनरी है, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमें दे रखा है, और ये भी हम समझ सकते हैं इससे कि जो मेल गैमेट होगा वो इनके पास आएगा, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एग्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में, प्राइमेट्स में हम बात करते हैं, ह्यूमंस छोड़िए, प्राइमेट्स में हम बात करते हैं, तो जितने भी प्राइमेट्स हैं उन सब में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो उस फ्लो में हर एवरी टाइम एवरी मंथ एक ओवम बाहर चला जाता है बॉडी से, जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है। तो लाइफ टाइम में वंस तो हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट दे रखा है हमें कि एग और ह्यूमन एग और एंजियोस्पर्मस एग दोनों स्टेशनरी होते हैं। बिल्कुल सही, ये दोनों स्टेशनरी हैं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। एंड देन नेक्स्ट दे रखा है बोथ एंजियोस्पर्मस एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल। दोनों हिलडुल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। एंड देन नेक्स्ट सिनगैमी इन बोथ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यस, यहाँ पे सिनगैमी जब भी होगा, ये एग सेल है, यहाँ पे आकर के जब भी मेल गैमेट फ्यूज होगा तो यहाँ पे सिनगैमी होगा। सिनगैमी को ही हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसको हम सिनगैमी कह रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर स्पर्म आके मिक्स हो जाता है तो यहाँ पे भी जाइगोट बन जाएगा, दो सेल कह रही हूँ, सिंगल सेल का एक जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों के केस में हो रहा है। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट एंड फोर्थ। सो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है दैट इज डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की बात हो रही है जिसमें जिंजर या फिर शुगर केन की बात हो रही है, तो उसके नोड से ही हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसके नोड में ये जिंजर है जो कि जर्मिनेट कर रहा है, ये उग रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं इसके नोड से ये उग रहा है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यही है नोड। और ये वाला पार्ट है इंटर नोड का, ठीक है जी। तो यहाँ से ये क्यों उग रहा है?
यहाँ से अगर ये बढ़ रहा है तो यानी कि यहाँ पे सेल्स हैं कुछ ऐसे जो बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें ये सवाल दे रखा है कि जो कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के ये बताना है कि वो कौन सा, वो 3-4 जो भी स्टेटमेंट है वो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि जब इवोल्यूशन हो रहा था उस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही बाद में अपीयर होना शुरू हुआ है. पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया है. सबसे पहला स्टेटमेंट देखें, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और डिजाइन. सिंपल बॉडी डिजाइंस हैं, उनको डिवाइड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो ग्रो करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे. तो ये बिल्कुल सही बात है. तो सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, लोअर ऑर्गेनिज्म ग्रुप आया था. लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये बात इसने प्रूफ कर दी. एंड देन नेक्स्ट हमें दे रखा है कि क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप. बिल्कुल कॉमन है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, यहीं पे दे रखा है, तो इसी को सपोर्ट करता हुआ ये स्टेटमेंट है. एंड देन थर्ड स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो सीधे सीधे गलत है, हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होता ही नहीं है ये. एंड देन हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स. यस, एंजियोस्पर्म में होता है एंड देन वर्टिब्रेट्स में होता है और बहुत ही ज्यादा रेडिली पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे. सो और एंजियोस्पर्म की भी हम बात करें तो जब हम देखते हैं प्लांट किंगडम, जब बात करते हैं प्लांट किंगडम की, तब हम इसी तरीके से बात करते हैं. पहले हम बात करते हैं एल्गी के बारे में, तो सबसे पहले यानी कि एल्गी आया, फिर उसके बाद हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं. तो एल्गी में रूट अभी बना नहीं था, बॉडी थैलस था, थक के जैसा जमा हुआ था. फिर ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो वहां पे रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स का फॉर्मेशन हो चुका था. रूट लाइक स्ट्रक्चर, अभी रूट बना नहीं है. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स था हमारा. तो टेरिडोफाइट्स में रूट्स था और बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था पर रूट्स था. एक वेजिटम जिसका एग्जाम्पल था, मॉसेस जिसके एग्जाम्पल है. एंड देन नेक्स्ट हमें दे रखा है, होता है हमारा जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से डिफरेंट कैसे है? तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स में सीड्स कवर रहते हैं. कवर कैसे रहते हैं? फ्रूट से कवर होते हैं, वो होते हैं ना. तो ये कोर्स ऑफ इवोल्यूशन है, इसी तरीके से इवोल्यूशन हुआ है. तो स्टार्टिंग में शुरुआत हुआ था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल हैप्लॉइड था, वहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. उसके बाद धीरे 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 कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग विद द क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Offsprings formed by sexual reproduction exhibit more variation than those of formed by asexual reproduction because sexual reproduction के पास वेरिएशन है because वहां पे फ्यूजन हो रहा है ना, वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. जेनेटिक मटेरियल्स डिफरेंट टाइप के मिक्स, 2 डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल्स मिक्स हो रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है. तो गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन. क्वालिटेटिवली डिफरेंट पेरेंट और ऑर्गेन जो ऑफस्प्रिंग है उनमें डिफरेंट है, इसी वजह से वेरिएशन आ रहा है. राइट. सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो द आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है. डायोशियस यानी हर्माफ्रोडाइट, जिसमें कि दोनों तरीके के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. तो आर ओनली सीन इन एनिमल्स, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है. ये कह रहा है कि सिर्फ एनिमल्स में देखा जाता है, प्लांट्स में भी तो होता है. कैरा इज एन एग्जाम्पल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन. दे रखा है डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर ओनली सीन इन प्लांट्स. डायोशियस यानी कि फिर से हर्माफ्रोडाइट की बात करें, फिर ये ओनली लगा दिया इसने, तो ओनली के साथ तो जाएगा नहीं क्योंकि एनिमल्स में भी अर्थवॉर्म है, तो ओनली भी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फिर से गलत हो गया. एंड देन नेक्स्ट दे रखा है हमें कि डायोशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. राइट, ये जाके सही बात करी है कि दोनों जगह रहता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल
सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट एक्सेट्रा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें पेरेंट की बॉडी ही टूट जाती है और नया ऑर्गेनिज्म डॉटर सेल बन जाता है, जैसा कि हमने पहले वाले इमेज में भी देख रखा था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, there are various type of reproduction, name a type of reproduction adopted by organism depends upon। बहुत सारे टाइप का रिप्रोडक्शन है, लेकिन ऑर्गेनिज्म किसी एक तरीके का रिप्रोडक्शन का चुनाव करता है, किसी एक तरीके के प्रजनन का चुनाव करता है। तो वैसे क्यों करता है? तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट क्या है, वो किस जगह में रह रहा है, ठीक है, उसका फिजियोलॉजी क्या है और जेनेटिक मेकअप कैसा है। अगर सिंपल जेनेटिक मेकअप है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स वाले प्रोसेस के लिए क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। फिजियोलॉजी यानी कि जो आवरण है वो कैसा बना हुआ है, तो वो सिंपल है, तो वो फिर से अगेन वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इस कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं बढ़ेगा, और हैबिटाट जैसा है उस हिसाब से है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इनकरेक्ट इसमें बताना है। पहला हमें दे रखा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है, एकदम एक जैसे होते हैं, तभी तो उनको क्लोन कहते हैं। देन ज़ूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। यस, दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हमें दे रखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, a single parent produces offspring with or without formation of gametes। yes, ये भी होता है, with और without formation of gametes होता है। एंड देन अब विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स पूछोगे तो ये जो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं वहाँ पे तो फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट से वो प्रोपोगेशन हो रहा है, तो ये भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट दे रखा है कोनिडिया आर असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स इन पेनिसिलियम। सी दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये है कोनिडिया और ये है हमारा पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम है, और पेनिसिलियम में ये जो कोनिडिया है ना उसका ये सेक्सुअल स्पोर्स होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स में, कौन सा होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, बिना पॉलन ग्रेन के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो यानी पहले का प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ही जरूरी है सबसे ज्यादा, तभी तो उसमें पिस्टिल, स्टैमेन, ये सारी चीजें रहेंगी। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, एंड देन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एंड देन जा करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ना, दिस इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज के शूट टिप में, शूट टिप यानी कि बात हो रही है ये किसी एक नॉर्मल सोमेटिक सेल की, वहां पे इन्होंने दे रखा है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 20 है। तो क्रोमोसोम का नंबर माइक्रोस्पोर मदर सेल में सेम उसी प्लांट में कितना होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल हम उसको बोलते हैं जो मदर सेल डिवाइड होकर के बाद में बनाती है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी होती है एन, यानी हेप्लॉइड होता है ये, तो यानी कि ये 2n होगा, n का 2n होगा। तो हम ये कितना बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? yes, that will be 20 only। now moving to the very short answer type questions, mention two inherent characteristic of amoeba and yeast that enable them reproduce asexually। दो क्वालिटी बतानी है, तो पहला तो यूनिसेल्युलर है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, और एक ही सेल के बने हुए हैं, इसीलिए वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हम ऑफस्प्रिंग जो असेक्सुअल मेथड से बनते हैं उनको हम क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जेनेटिकली और जो फिजिकली है प्रोजेनीज आइडेंटिकल होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती हैं अपने पेरेंट की, इसीलिए उनको हम क्लोन कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो ट्यूबर इज अ अंडरग्राउंड पार्ट, लेकिन फिर भी इसको हम स्टेम क्यों कहते हैं?
स्टेम हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि पोटैटो ट्यूबर में नोड और इंटरनोड होता है, जो उसकी आईज होती हैं वहां से जब निकलेगा, जब वहां से पौधा निकलना शुरू होता है उस समय ऑब्जर्वेशन अगर आप करें तो आपको नोड और इंटरनोड दोनों दिखेगा, जैसे जिंजर वाले केस में दिखा था। एंड देन इन्हीं नोड से लीफी शूट अपीयर होता है। तो जहां से पूरा शूट अपीयर हो रहा है दैट मीन्स उसके नीचे वाला पार्ट जो है वहां जिसपे पूरा शूट अपीयर हो रहा है, लीव्स अपीयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो स्टेम है, स्टेम के ऊपर ही तो लीव्स आते हैं, इसीलिए स्टेम माना जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल और पेरेनियल प्लांट है। एनुअल मतलब कि साल भर, और पेरेनियल मतलब कि अब ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है जी। इनमें से छोटा जुवेनाइल फेज किसका हुआ? जुवेनाइल फेज मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है उससे पहले वाला फेज, उसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। तो कौन से में होगा? तो जो डेवलपमेंट होगा ना ऑर्गेनिज्म का, वो तुरंत से सेक्सुअली इंटर करेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा और सेनेसेंस आएगा, मर जाएंगे। तो ये एक पूरा साइकिल है, इंटायर साइकिल। ये जितना साइकिल है वो एनुअल प्लांट जो है इसमें सबसे पहले होना चाहिए, 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा होगा क्योंकि उसको 1 साल में एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करना है। और जो पेरेनियल प्लांट होगा मतलब कि ये लंबा चलने वाला है, आराम से जी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मजे से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं, चल रहे हैं। बिल्कुल ये इस तरीके से चलने वाले पौधे हैं, पेरेनियल एकदम लंबे चलते हैं जैसे कि बैम्बू। तो इनमें जो जुवेनाइल फेज खत्म होगा ये बहुत लंबे टाइम बाद खत्म होगा, बहुत लंबे अरसे बाद खत्म होगा। तो जो छोटा वाला फेज होगा वो एनुअल फेज बनेगा। ठीक है, और क्यों बनेगा इसका रीजन भी क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अरेंज करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे कैसे होता है। सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस दे रखा है, तो देखो जहाँ पे भी जेनेसिस की बात होती है मतलब कि वहाँ पे कुछ चीज़ फॉर्म हो रही है। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो बन रहा है यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे आके ही क्लियर हो गया। फर्टिलाइजेशन, सिंपल फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमिटोजेनेसिस, जेनेसिस है यानी गैमिट का जेनेसिस है, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। एंड देन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पहले क्या होगा? पहले होगा हमारा गैमेटोजेनेसिस, गैमिट्स का फॉर्मेशन एंड देन पॉलिनेशन। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेट करके जब तक परागकण जो सतह है स्टिग्मा की उस पर नहीं जाएंगे तब तक तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। देन फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और फर्दर डेवलपमेंट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the probability of fruit set in a self-pollinated bisexual flower of a plant is far greater than a dioecious plant. सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है यानी कि ये इसके पास दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों हैं। और डायोशियस है इसका मतलब कि ये सिंगल तरीके के सेक्स वाले फ्लावर्स हैं। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड पार्ट में जो प्लांट के पार्ट है, पॉलन और पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन को जो जाना है वो आराम से इजीली चले जाते हैं। और डायोशियस प्लांट में एक प्लांट दूसरे प्लांट के जो स्प्रेडर्स हैं या जो कोई ऐसे एजेंट है अबायोटिक एजेंट जो या बायोटिक एजेंट जो सीड डिस्पर्सल करेंगे, जब तक उसके पास आएगा नहीं पॉलन ग्रेन तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात कि किसमें कम टाइम लगेगा किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। Now, moving to the next question, is this the presence of large number of chromosomes in organism a hindrance to sexual reproduction? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा तो क्या वो हिंड्रेंस कॉज करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नहीं, वो कभी भी हिंड्रेंस कॉज नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज नो रोल इन डिसाइडिंग पर्टिकुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने बात करी ना रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी 3 चीजें डिसाइड कर रही हैं, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन तो कहीं क्रोमोसोम नंबर तो कहीं पे था ही नहीं, तो क्रोमोसोम नंबर तो डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा ही नहीं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज में ऑर्गेनिज्म के साइज में और उसके लाइफ स्पैन में कोई डिफरेंस है, मतलब कोई रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। कौवा वहीं पे 15 साल जीता है और जो पैरट है वो 150 साल जीता है। हाँ जी,
जिस तोते को हम देखते हैं ना, वो तोता 150 साल जीता है। अगर आपके दादाजी ने भी पाल लिया तो आपके बच्चे तक और आपके बच्चे के बच्चे तक भी आराम से वो तोता रहेगा। सोच लीजिए इतनी लंबी जिंदगी वो जीता है। एंड देन अगेन मैंगो ट्री और पीपल ट्री, दोनों छायादार पौधा है, लेकिन पीपल ट्री बहुत ही दिन जीता है और मैंगो ट्री झड़ जाता है, सेनेसेंस उसमें जल्दी आ जाता है, सारे पतझड़ के सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं और वो अल्टीमेटली खत्म हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ए और बी ये दोनों जगह पे बताना है कि कौन से टाइप के फ्लावर लगेंगे। तो ऊपर वाला खुला हुआ है, तो खुले हुए वाले को हम चैस्मोगैमस कहते हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर। और नीचे वाला देखिए बिल्कुल चिपका चिपका सा बंद है, कली के अंदर बंद है, तो दैट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब चैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। मैंने चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे क्लियर लगा रखा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली सेल डिवीजन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, उसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद उसमें फेजेज आते हैं, एक साथ सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, इसीलिए वहाँ नहीं होता है। वेरी सिंपल। हमें नेक्स्ट वाले सवाल में ओव्यूल और पेरिकार्प बताना है। तो पेरिकार्प मतलब कि कवरिंग, तो पॉड की कवरिंग है ये, एंड देन उसके पॉड इज अ कवरिंग, तो उसको हम पेरिकार्प बोलेंगे। एंड देन ओव्यूल, ओव्यूल सीड्स होते हैं, इसका मतलब सीड्स ये रहे, मटर के दाने ही मटर के सीड्स है ना। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, वाई डू गैमीट्स प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि वहां पे जो एजेंट्स हैं जो उनको बहा के ले जाने वाले हैं दूसरे जगह पे, फीमेल को मेल के पास, मेल और फीमेल दोनों का जो मिलने वाला फिक्स पॉइंट है, वो कई बार ऐसा होता है कि प्रीडेटर्स खा जाते हैं, या फिर कोई मेल गैमेट पहले ही हवा के साथ उड़ गया या पानी के साथ वॉश ऑफ हो गया है, या फीमेल गैमेट लेट से पहुंची उस जंक्शन पे जहाँ पे फ्यूजन होना है। तो अगर बहुत सारे अमाउंट में ये नहीं प्रोड्यूस होगा तो पॉसिबिलिटी नील हो जाएगी बिल्कुल भी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिज्म ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मोनोइशियस एंड डायोइशियस ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है। अर्थवर्म, अर्थवर्म इज ए मोनोइशियस, इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोइशियस को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। देन कैरा, कैरा इज ऑल्सो मोनोइशियस, इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। मूविंग टू द नेक्स्ट, मार्केंशिया, मार्केंशिया इज डायोइशियस, दोनों होते हैं, आर्किगोनियम अलग होता है, एंथ्रीडियम अलग होता है। देन कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच मेल कॉकरोच अलग होते हैं, इट इज ऑल्सो डायोशियस। नाउ नेक्स्ट हमें दे रखा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हमें बताना है। फर्स्ट है ब्रायोफिलम, ब्रायोफाइलम में होता है लीफ बर्ड्स, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बनाया हुआ है। अगेव, अगेव का प्रोपोगेशन होता है बल्बिल के थ्रू। पोटैटो, पोटैटो के पास आईज होती हैं, एंड वाटर हायासिंथ इनके पास ऑफसेट होता है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पिक्चर्स। राइट हैंड साइड पे ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, वहां पे आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये सबके बने हुए हैं, सबके डायग्राम्स बने हुए हैं, और कहाँ पे किसको बोलते हैं, ऑफसेट का कौन सा पोजीशन है, ये सारे पोजीशंस भी क्लियर किए हुए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा पार्ट कौन से में डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में, और ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। दिस इज हाउ वी गेट टू नो द आंसर। बहुत ही सिंपल है, ओवरी मतलब कि फ्रूट, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, है ना। तो ओवरी फ्रूट के अंदर होता है सीड, सेब काटो उसके बाद ही तो उसमें सीड मिलता है। तो ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइब्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।